बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल ज़रा किताबें पढ़ने लिखने का रवाज इतना कम होता जा रहा है कि हम उर्दूदान तबके तो सही मानों में उर्दू किताबें ही नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हमें ये मालूम भी नहीं कि इलाकाई ज़बानों में क्या काम हो रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि सिंधी अदब के बारे में, पंजाबी अदब के बारे में और पश्तो अदब के बारे में तो जस्ता जस्ता मालूमात मिलती रहती हैं, लेकिन बलूची अदब के बारे में उर्दूदान तबके को ज़रा कम ही पढ़ने को मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि बलूची अदब में बहुत जान है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जब इल्म अदब का नाम आता है, इल्म अदब की बात होती है, तो हम जिस इलाके को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं वो लियारी का इलाका है। लियारी की एक ऐसी खास तस्वीर हमारे जहनों में है कि ये हम सोच भी नहीं सकते कि लियारी में इल्म अदब का क्या काम हो रहा है। और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि जिक्र किताब के जो ऑडियो चैनल है उस पर हमने अब तक 2 मज़ामीन शामिल किए थे, लियारी के बारे में और बलूची अदब के बारे में। पहला जो एक मजमून मैंने शामिल किया था वो लियारी के एक शायर है वहीद नूर साहब, सुकूत बोल पड़ा। इस पर एक तबसरा था जो इसमें आया था। और इसके बाद जो दूसरा आया था वो जनाब शब्बीर हुसैन बलोच साहब का, और वो था बलूची अफसाना निगारी के बारे में। और इन दोनों के लिंक मैंने दिए हुए हैं। मेरा इस सिलसिले में तारुफ हुआ जनाब रमजान बलोच साहब से। मोहतरम रमजान बलोच साहब, लियारी से उनका ताल्लुक है और लियारी के गरीब घराने में आपने आंखें खोली। आपके वालिद एक मजदूर थे और आप खुद वहां पर एक कच्चे मकान में रहा करते थे जो मट्टी और गारे का बना हुआ था। तालीम का आपको बहुत शौक था, लिहाजा आपने पहले तो कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की और फिर तालीम को अपने लिए एक इबादत समझा और तालीम को अपने लिए जिंदगी का मकसद समझा। और लियारी में इल्म की शमा रोशन करने में इनका बड़ा हाथ है। लियारी में आपके तालिब इल्मों की तादाद दूर दूर तक फैली हुई है और जिसमें बहुत से लोग इल्म अदब में अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। रमजान बलोच साहब यूं तो पेशे के एतबार से एक हुकूमत सिंध के मुलाजिम थे, खैरपुर म्युनिसिपल कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद वो केएमसी में बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे काम करते रहे, लेकिन इल्म अदब से उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा। उनकी 4 किताबें अब तक आ चुकी हैं। लियारी की अनदेखी कहानी, लियारी की अधूरी कहानी, बलोच रोशन चेहरे और गवादर एक उभरता हुआ सूरज। खुशकिस्मती से इनसे मेरा तारुफ भी करवाया शब्बीर हुसैन बलोच साहब ने, जिन्होंने एक मुझे सीडी पर से इनकी कुछ किताब के कुछ वो इख्तबासात थे जो MP3 पे मुंतकिल करके भेजे जिक्र किताब के लिए कि इसको भी लियारी के नुमाइंदा अदब के तौर पर शामिल किया जाए। मुझे जब इन किताबों की तलाश हुई तो बदकिस्मती से मालूम ये हुआ कि सिवाय बलोच रोशन चेहरे की और कोई किताब मौजूद नहीं, और इसलिए ज़रा दुश्वारी थी और बाकी इनकी किताबें तीनों कम से कम मेरे इल्म में नहीं आ सकें। तो ये रमजान बलोच साहब की इनायत थी कि उन्होंने अपने दस्तखत से मुझे अपनी किताब भिजवाई है और इस किताब को पढ़ के बहुत लुत्फ आया। रमजान बलोच साहब एक अच्छे लिखने वाले हैं, एक अच्छे अदीब हैं और कौम का दिल में दर्द रखते हैं। तारुफ काफी तवील हो गया, अब मैं आपके और रमजान बलोच साहब के दरमियान में हाइल नहीं होऊंगा और मैं इनकी किताब लियारी की अधूरी कहानी से इक़्तिबासात आपको सुनवाऊंगा। एक बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इन इक़्तिबासात के जो सदाकार हैं, मैंने कोशिश के बावजूद मुझे उनका नाम मालूम नहीं हो सका क्योंकि ये बहुत पुरानी सीडी थी जो रोटरी क्लब वालों ने बनवा के दी थी इनको, और उनको भी नहीं मालूम कि इसका सदाकार कौन है। जो भी सदाकार है मैं उसे सलाम करता हूँ, उसने अच्छा पढ़ा इसको। और आप इन किस्तों को सुनिए और अगर हो सके तो बाद में निशानदेही कीजिए ऐसे लोगों की जो कि इलाकाई अदब में बड़ा नाम रखते हैं। इलाकाई अदब जो हमारा तख्लीक हो रहा है मुख्तलिफ ज़बानों में, उस पर भी ज़रा कोई अगर रहनुमाई करे तो बहुत अच्छा है, सामने लाने में आसानी होगी। अब मैं आता हूँ रमजान बलोच साहब की लियारी की अधूरी कहानी और इसका पहला हिस्सा। तो जनाब आइए सुनते हैं लियारी की अधूरी कहानी। माजी वजूदी मायत के उसूलों की रूह से इंसानी याददाश्त और एहसासात के मजमूए का नाम है। खास तौर से माजी अगर किसी की इनफिरादी हयात के किसी गोशे नादीदा से पैवस्ता हो तो उसमें लतीफ़ जज्बों और रूहानी इर्तियाशात की आमेदिश एक फितरी अमर है, वरना इसके बगैर माजी एक सपाट और बेकैफ दास्तान के सिवा
کچھ نہیں۔ میری نظر میں رمضان صاحب کی زیر نظر تحریر مذکورہ بالا معیار کے قریب ترین ہے۔ دھیمے لہجے اور شیریں کلام سے گفتگو کرنے والے محبی رمضان بلوچ نے چند قدم آگے بڑھ کر لیاری کے حوالے سے ماضی قریب کے واقعات کو لیاری کی ادھوری کہانی کے عنوان سے خوبصورت انداز اور دلکش پیرائی میں قلم بند کر کے آج کے نوجوان کو مثبت سوچ و فکر کی دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصنف کی اس کاوش کا اہم ترین پہلو گزشتہ صدی کی 60 اور 70 کی دہائیوں میں لیاری کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کو روشن اور تلخ دونوں پس منظر کے ساتھ اجاگر کرنا ہے۔ ان کی تحریر سادہ، دلچسپ اور عام فہم ہے۔ خاص طور پر اس تحریر میں ان نوجوانوں کے لیے بڑی کشش ہے جو ماضی میں ہونے والی تعلیمی، سماجی اور سیاسی شخصیات کی سرگرمیوں اور ان کی خدمات کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں۔ بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ 1962 میں KDA اسکیم نمبر 17 کے خلاف فرزندان لیاری کی تحریک نے اس وقت کے نوجوان طلباء کو سیاسی شعور بھی بخشا جو اس سے پہلے اپنی قائم شدہ تنظیم کے زیر اہتمام علم کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے لیاری کی گلیوں میں مصروف عمل تھے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے جو والدین اس دور میں اپنے بچوں، خصوصاً بچیوں کو اسکول بھیجنے سے کتراتے تھے۔ طلبہ کی اس تنظیم کی تعلیمی مہم کے نتیجے میں مثبت اثر لیا اور حصول تعلیم کی جانب رجحانات کو کافی تقویت ملی۔ اس سلسلے میں طلبہ کے یہ 3 قائدین واقعی قابل ذکر ہیں: عثمان رئیس، عبدالصمد اور رمضان بلوچ۔ رمضان بلوچ کی انکساری اور خاکساری کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو بلا شبہ ان صاحب کی کاوشیں اہم ترین اور نمایاں تھیں۔ چونکہ محترم رمضان بلوچ نے ماضی کے سماجی اور سیاسی واقعات کا جائزہ اپنی ذات کے حوالے سے لیا ہے، اس لیے کئی گوشے ہنوز تشنا ہیں۔ تاہم یہ ایک اچھی ابتدا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر دوسرے واقفان حال آگے آ کر اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں رمضان صاحب کو اس کاوش پر خراج تحسین اور سلام پرشوق پیش کرتے ہوئے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ان کی عمر میں برکت دے اور انہیں اس کام کو تا دیر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔